आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में। सर्वप्रथम मैं AIB 18th में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, संक्षिप्त में हम बात करेंगे कि AIB हमारे लिए क्यों आवश्यक है। 6 सेमेस्टर 3 वर्ष की लॉ की पढ़ाई के बाद जब हम अधिवक्ता के रूप में कचहरी में पदार्पण करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है AIB। AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद ही हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और यह बहुत ही आवश्यक परीक्षा है जिसे पास करने के बाद ही हमें एक अधिवक्ता के रूप में किसी वादकारी के तरफ से अभिभाषक पत्र, जिसे हम वकालतनामा भी कहते हैं, दाखिल करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हमें AIB एग्ज़ाम क्रैक ही करना पड़ेगा अगर हमें एक अधिवक्ता के रूप में स्थापित होना है और एक पूर्ण अधिवक्ता बनने के लिए हमें यह एग्ज़ाम क्रैक करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना पड़ेगा। बात करते हैं AIB। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि AIB कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहले शुरू में जब AIB लॉन्च हुआ था बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जब AIB के एग्ज़ाम्स एलिजिबिलिटी के रूप में शुरू हुए तो 2 से 3 अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट हम दे सकते थे। 3 अटेम्प्ट में हम अगर क्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर हम अधिवक्ता नहीं बन पाएंगे। काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसमें काफ़ी कई बार मीटिंग्स हुई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अन्य स्टेट्स ने भी इस पे विरोध जताया क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ थी। तो उसके बाद फिर एक इसमें निर्णय लिया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कि यह अनलिमिटेड कर दिया गया और जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते हैं आप AIB का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। AIB मुख्य रूप से कोई ऐसी स्पेशल इसका सिलेबस नहीं होता है। हम जो इन 3 वर्षों में 6 सेमेस्टर्स में जो पढ़े हुए होते हैं, जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ करके हम लॉ पास आउट होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण पायदानों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सेलेक्ट करके AIB का परीक्षा आयोजित की जाती है। AIB की परीक्षा में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमारे प्रैक्टिस में काम आते हैं। जैसे हम CRPC पढ़ते हैं, IPC पढ़ते हैं, CPC पढ़ते हैं, एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, IPR, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सारे मिल करके सभी से एडवोकेट्स एक्ट, फिर पर्यावरण अधिनियम, ये तमाम अधिनियम जो बीच में अमेंड्स भी हुए हैं मूल संविधान में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में या मूल हमारे जो IPC के सेक्शंस हैं, इसमें अमेंडमेंट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हुए हैं, समय समय पर जो प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ के आते हैं, समस्याएं पढ़ के आते हैं, इन्हीं सब को मिला करके 100 क्वेश्चंस का एक पेपर तैयार होता है और उन्हीं 100 में से पहले 40% था जनरल OBC के लिए, अब हो गया है 45%। 45% नंबर यानी 45 नंबर्स प्राप्त करके हम इस एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इसे क्रैक कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का
एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, उसका एक तरीका होता है और उस तरीके को फॉलो करने के बाद ही हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे अब देखना ये है कि हम अगर CRPC उठाते हैं या IPC उठाते हैं तो IPC में मुख्य सेक्शंस क्या हैं, तत्कालिक घटनाएं क्या घटित हो रही हैं, चोरी, लूट, डकैती, छिनैती, हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं। 379 हो गया, 307 हो गया, 302 हो गया, 420, 419, 323, 504, 506, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो पर डे इस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं और उनका प्रयोग प्रतिदिन हो रहा है। और ऐसे सेक्शंस के बारे में अधिवक्ताओं के साथ साथ इनके वादकारी जो हैं, जो इन धाराओं में निरुद्ध हो चुके हैं कभी या इस तरह के हैं, तो उन्हें भी पता होता है। तो इसलिए इन धाराओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं। CPC है, CPC में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सिविल प्रक्रिया, व्यवहार प्रक्रिया संहिता इसे बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, चेक बाउंसिंग केस, फिर आपका पर्यावरण अधिनियम आ गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, सुखाधिकार अधिनियम हो गया, सबसे आते हैं। इन क्वेश्चंस को मिला करके 100 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से हमें 45 नंबर की प्राप्त करना होता है। AIB 2024 यानी AIB एग्ज़ाम नंबर 19 या AIB 19 की घोषणा हो चुकी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 में आप लोगों की AIB 19 की परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अभी 4 महीने का समय बचा हुआ है। 4 महीने को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा भी अगर समय देते हैं तो बहुत ही आसानी से AIB 19 आप क्रैक कर सकते हैं। कुछ र्यूमर्स हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं एग्ज़ाम में। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन में आ रहा है कि पेन पेपर पे एग्ज़ाम होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हटा करके सब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन हमें इस तरह से तैयारी रखनी है कि अगर हमें सब्जेक्टिव भी आंसर देना पड़े तो हमें कोई असुविधा ना हो एग्ज़ाम में। पिछली बार AIB 18 में ही यह व्यवस्था बनी थी कि बेयर एक्ट लेकर के हमें नहीं जाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में उसे वापस कर लिया गया और सब लोग बेयर एक्ट लेके गए थे। बेयर एक्ट भी हमें एग्ज़ाम में तब काम आता है जब हम उसे पढ़े हुए होते हैं। अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे, हमें पता नहीं होगा कि किस पेज नंबर पे कौन सी धारा का उल्लेख किया गया है, तो फिर हम एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे और ज़्यादा समय बर्बाद करके 1 नंबर का आंसर हम ढूंढ पाएंगे। अगर बेयर एक्ट लेकर जाने को मिल रहा है तो उसके पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट को पढ़े हुए हों। अगर आप घर पे उसका अध्ययन करते आ रहे हैं तब जा कर के आपको बेयर एक्ट का लाभ एग्ज़ाम रूम में मिलेगा। अदरवाइज वो बुक ले जा कर के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपको इजी होते हैं। 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर आप उसको पर डे अपनी आँख से देखते जा रहे हैं, पन्ना पलट रहे हैं, अगर उसको देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो टफ़ क्वेश्चंस हैं जिसमें कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, उसके लिए आप बेयर एक्ट का यूज करिए, लेकिन वह बेयर एक्ट भी आपको वही काम आएगा कि आप उसे पढ़े हुए हों। उसमें आप अपना निशान लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। इन सब माध्यमों का प्रयोग करके आप AIB क्रैक कर सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को AIB 19 के लिए। बाकी हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे किस किस लॉ हेड से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस पे प्रकाश डालूंगा और आप लोगों को पूरा मदद करूंगा, सहयोग करने का प्रयास करूंगा। सादर धन्यवाद। आपका आशुतोष पांडे, एडवोकेट।